नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं बात करने के लिए रियल एस्टेट मार्केट पर। आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, जिस पर आज हमारी चर्चा होनी, वो बहुत ही इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बात करेंगे रियल एस्टेट में एफडीआई की। जी हाँ, यहाँ पर प्रस्ताव तो इस बार के यूनियन बजट में ही आ गए थे, लेकिन अब कैबिनेट ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यानी अब एफडीआई के जो नियम हैं उनमें ढील दे दी गई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अब हम करेंगे, लेकिन इन बातों को करने के लिए हमारे साथ आज एक विशेष पैनल है। मेरे साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं आज पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी है लाइसेंस फॉरास के, और साथ में है हमारे प्रॉपर्टी गुरु और रियल एस्टेट एक्सपर्ट अरविंद नंदन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। पंकज जी, एफडीआई के नए नियम आ गए और इसमें कई तरह के प्रावधान आए हैं कि आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो काफ़ी कम कर दिया गया है। आपकी जो मिनिमम बिल्टअप एरिया की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी कम कर दिया गया। और तीसरा एक बड़ा प्रावधान ये है कि अगर आप अफोर्डेबल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में 30% उसे कहा गया है टोटल कॉस्ट का, तो आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा। तो मैं आपकी फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूँगा कि ये कदम सरकार का किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने ये देखा कि पिछली बार जो नॉर्म्स थे वो उस नॉर्म्स के हिसाब से जो पर्पस था सॉल्व होने का वो हुआ नहीं। और ज़्यादातर जो मिनिमम जो 5 लाख स्क्वायर फीट और जो मिनिमम नॉर्म्स थे उसके हिसाब से आप केवल आउटस्कर्ट्स में ही प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे और वो एप्लीकेबल हो पाता था इंटरनल सिटी के अंदर। इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया बड़ा होता था तो वो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने कुछ अर्बन की सेटिंग और प्राइस सेटिंग को देखते हुए ये मॉडिफिकेशन किए हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पिछले 5 या 7 साल के अंदर 2005 से लेकर 2014 तक की हिस्ट्री के अंदर एफडीआई ने जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं किया। मेन पर्पस था टू क्रिएट अफोर्डेबल हाउसिंग। उसकी जगह हमने रियल एस्टेट के ना अनअफोर्डेबिलिटी ही देखी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। बहुत सारे कारण थे। एक तो हमने एक्सेस मनी लेके आए, हमारा हाउस ऑर्डर में नहीं था, मेरी अप्रूवल प्रोसेस होती नहीं थी। इन्वायरमेंटल टू एविएशन मिनिस्ट्री टू स्टेट लेवल अप्रूवल में बहुत समय लगता था, तो प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशंस नहीं हुए। और उसके अलावा क्या एक एक्जुबरेंट टाइम था जहाँ पे ये जो मनी गई वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड परचेजेस में गई। SEZs के नाम पे लैंड्स खरीदी गई और वो लैंड की एक ट्रेडिंग बन गई और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाके अटक गया। तो एक्चुअली जो मेन पर्पस था जिसके वो फुलफिल नहीं हुआ। चलिए, क्यों आपने कई सारे इसमें मुद्दे उठाए हैं, उसको हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन ये अरविंद जी की राय लेते हैं। सर, कोशिश ये है कि जो इस समय सेक्टर में पैसे की बहुत तंगी है उसकी जगह एफडीआई लाकर यहाँ पर आप कुछ हद तक मदद कराएं। तो अब सवाल ये है कि एफडीआई लाकर वो मदद हम दे सकते हैं जो पैसे की कमी है, या हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं से हम फंडिंग को बेहतर कराएं? इसमें बेहतर ऑप्शन क्या होता है सरकार के लिए? विपिन जी, ऐसा है कि सारे रास्ते अख्तियार करने होंगे, किसी एक पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। राइट। तो ऑफ कोर्स जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डोमेस्टिक मनी है या दूसरे सोर्सेज से जो पैसा आता है वो तो इसमें यूज़ होगा ही। एफडीआई एक एडिशनल ज़रिया है और एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप अच्छी क्वालिटी का पैसा इसमें ला सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है, जैसा पंकज जी ने भी इस पर बात उठाई, मेन प्रॉब्लम यह है कि पैसा आया, चाहे ज़्यादा आया या कम आया, लेकिन वो उस पर्पस को नहीं फुलफिल कर पाया या किसी और पर्पस में जाके लग गया। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि वो सारा पैसा लैंड खरीदने में या किसी गलत काम में चला गया, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक तैयारी नहीं है उस पैसे को सही जगह पर लगा पाने की, तो ये नहीं हो सकता। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से भी पैसा आएगा, आपकी दूसरी फंडिंग सोर्सेज भी लाएंगी। एफडीआई आपको एक एडिशनल उसमें एक गियर का काम करेगा, एक गाड़ी को एक्स्ट्रा गियर में डालने का। तो ये ज़रूर है कि एफडीआई का पैसा आके यूज़ होगा, उसको आपको संभाल के यूज़ करना है, उसके लिए रास्ते तय करना है। जैसा ये कह रहे थे, अप्रूवल के लिए आपको सिंगल विंडो अगर आप क्लियरेंस रखें अधिकांश प्रोजेक्ट में तो वो यूज़ हो पाएगा, वरना वो फिर आएगा, महंगा पैसा बन जाएगा और फिर महंगे प्रोजेक्ट्स में चला जाएगा। आप कितना भी नॉर्म्स चेंज करते रहें, 50,000 स्क्वायर मीटर की जगह 20,000 स्क्वायर मीटर में लगाएं, लेकिन वो फिर 20,000 जो सबसे महंगे लोकेशन है वहां जाके लग जाएगा, क्योंकि उस पैसे को भी अपना तुरंत रिटर्न चाहिए और सेफ रिटर्न चाहिए। ये रिटर्न वाली बात ही थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। पंकज जी, आपके पास आता हूं कि जो भी फॉरेन मनी आती है आखिरकार वो बिजनेस पर्पज से ही आ रही है, एफडीआई के रास्ते से भी, और उस पर एक स्पेसिफिक रिटर्न जनरेट करने का प्रेशर रहता है, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं जाके क्या प्राइजेस के ऊपर भी फील होता है? इसका बिल्कुल ही सीधा कोरिलेशन। और साथ में जो अगर आप इसको
हर एस्पेक्ट्स पे देखिए। आपने एक प्रोजेक्ट का जब वायबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि 3 साल में मेरी बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, तो 3 साल में अगर बिल्डिंग बन के आ रही है उसमें इक्विटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस इक्विटी की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपर फिर एफडीआई की इस मनी को यूटिलाइज कर सकता है। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए का है, आपकी इक्विटी की रिक्वायरमेंट अगर उसमें 200 या 300 करोड़ रुपए की जिसमें वो एम्प्लॉय होता है, बट जनरली क्या होता है कि मेरा वो 3 साल वाला प्रोजेक्ट 3 साल तक अप्रूवल नहीं आता और ये पैसा अटक गया, तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। बट मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी कि रियल एस्टेट के अंदर, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर, डेवलपर्स ने ये पैसा कैश आउट में निकाला। कोई प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग और कंस्ट्रक्शन फंडिंग में इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हुआ, क्योंकि हमारा जो डायनामिक्स है रियल एस्टेट का उसके अंदर हम प्री सेल्स करते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा होता है वो पैसा प्री सेल्स के जो मनी आती है उसके लिए वो भरपूर होता है। और कंस्ट्रक्शन फंडिंग जो है ना रियल एस्टेट के लिए जो है वो अब एप्लीकेबल है। हालांकि ये बोला गया कि एफडीआई जो है वो लैंड परचेजेस के लिए अलाउ नहीं की जाएगी, बट फिर भी दूसरे रूट्स थे, विकैरियस रूट थे, या बिल्डर्स ने कैश आउट किया। जिसके पास अपनी लैंड थी वो अपनी लैंड की हायर वैल्यूएशंस करता था और इस मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कैश आउट हो जाता था। जब कैश आउट हो जाता तो उसमें बिल्डर का कमिटमेंट भी खत्म हो जाता, और उसके बाद वो अगर अप्रूवल प्रोसेस होती है या फिर बिल्डर बोलता है आज रेती नहीं मिल रही है, आज लेबर का प्रॉब्लम है, और आज तो प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो बढ़ती चली जाती है। इसमें एक इन्वेस्टर्स भी फंसा रहता है, और क्योंकि ये कैपिटल जो एम्प्लॉयड होती है इतनी कॉस्टली कैपिटल है जिसके 20% 25% का जो रिटर्न होता है, तो उस रिटर्न के टारगेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए प्राइजेस ऑटोमेटिकली 3 साल में डबल हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत जगह पे देखिए कि इस पीरियड में पिछले 3 या 4 साल के अंदर, अब देख लीजिए 2009 के बाद में जितना एफडीआई इन्वेस्टमेंट आया उस हिसाब से हमारा उतना कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन हमारी प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो गई, फ्लोर स्पेस कंस्ट्रक्शन कम हुआ। यहाँ पे अरविंद जी से भी इस पे लेता हूँ कि जो पंकज जी जो मुद्दे उठा रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से देखेंगे? क्या हम एफडीआई के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या एफडीआई के पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इस पर निगरानी रखने के लिए कोई आपके पास सिस्टम नहीं है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? जी ऐसा है कि एफडीआई को मैं गलत नहीं मानता, बल्कि एफडीआई का तो स्वागत करना चाहिए जी। ये एक ऐसा एडिशनल जरिया है जिससे कि आपके पास क्लीन मनी और वेल गार्डेड मनी आपके पास आता है। अब कहाँ गलत हो जाता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर, अगर हम उस पैसे को छोड़ भी दें, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी, आपका मार्केट अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। 2009 के बाद से जो स्थिति बनी उसमें कभी भी निश्चितता नहीं थी, और तो हम देख रहे हैं कि एफडीआई की फिगर लगातार गिरती जा रही है। गिरती गई, और वो गिरने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आपकी इकोनॉमी में, आपके जनरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं है पैसे का। ऐसे में पैसा कम आता है और महंगा भी आता है। हाँ जी। तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आपको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर को। नंबर 2 ये है कि आपका जो सारा माध्यम है उस पैसे को यूज करने का वो बिल्कुल चाक चौबंद होना चाहिए। अगर आप 50-52 अप्रूवल्स की प्रोसेस लगा के रखेंगे जिसमें कि वो पैसा एक्चुअल यूज में आते आते ही 2 साल का समय गंवा दे, तो नेचुरल है कि वो पैसा वेस्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इनपुट वैल्यू बढ़ जाएगी तो आउटपुट वैल्यू, प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। एफडीआई के पैसे को लाना जरूरी है, मैं समझता हूं, क्योंकि उससे आपके पास अच्छा जरिया आता है पैसों का, लेकिन वो पैसा आने से लेकर के डिप्लॉय होने तक के बीच की जो प्रोसेस है उस पर वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और साथ में आपकी जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि मार्केट में भी डिमांड बनी रहे, मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहे कि जो भी स्टॉक बनता है वो अब्जॉर्ब हो सके। तो इन सारी बातों को एक साथ रख के देखना होगा, ना कि सिर्फ अगर हम 1-2 बातों को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद ये गलत है या इससे कोई फायदा नहीं है। वो मैं नहीं समझता। एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें जो जिस हिसाब से डेटा है कि अगर आप देखिए 2006 और 7 में जितना पैसा आया उसका डबल पैसा आया 2009 के बाद रियल एस्टेट के अंदर, और बहुत ज़्यादा हुआ। तो 2009 से लेकर 2012 के बीच में जितना रियल एस्टेट के अंदर एफडीआई कैपिटल आया उतना और किसी भी क्षेत्र के अंदर आया नहीं। तो लेकिन और हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन का मैं एग्री करता हूँ कुछ हद तक, लेकिन एक कंट्री है जिसमें हाउसिंग की शॉर्टेज है, जहाँ कितने लोग हैं, और मैं तो चाहता हूँ, जानता हूँ इवन आप भी बहुत वक्त से घर खरीदना चाहते हैं, और
आप ये देख रहे हैं कि जब इतनी बड़ी डिमांड है लेकिन उसके बाद भी ना आप खरीद पा रहे हैं ना कोई और खरीद पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि इस पीरियड में आपने इकोनॉमिक स्लोडाउन को देखते हुए अपना घर खरीदने का डिसीजन आप डिले कर रहे हो। इतनी ज़्यादा लोग हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मनी आया, उस मनी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन उतना नहीं हुआ। अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक का भी डेटा देखिए तो जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमारी ड्वेलिंग यूनिट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी थी। जी पंकज जी, ठीक है, इसी मुद्दे को हम, क्योंकि यहाँ पर वक्त ब्रेक का ब्रेक लेना ही होगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं, जो चीज उठा रहे हैं कि पैसा आया लेकिन फिर भी घर खरीदने की जो हैसियत है वो लगातार कम होती जा रही है, तो वो क्या दिक्कत है, वो चर्चा करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा फाइनेंस लिमिटेड। हाँ। मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? लोग घर से निकलते समय लाइट ऑफ करते हैं और मैं घुसते समय। काश मेरे घर वालों को ये बात समझ आ जाए। बिजली बचाइए, एक घर और रोशन बनाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का ये स्पेशल एडिशन, और यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्म डिबेट हो रही है इस बात पर कि एफडीआई जो अलाउ कर दिया गया है, अब नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है रियल एस्टेट के अंदर, वो किस तरह का इंपैक्ट लेके आएगी। दोनों तरह के इंपैक्ट पे यहाँ बात हो रही है कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, पैसे की जरूरत है, लेकिन हमने जो पहले देखा है, जो पुराने रिजीम में देखा है, पिछले 10 सालों में देखा है कि एफडीआई के पैसे का वो इंपैक्ट नहीं आया जो आना चाहिए था रियल एस्टेट पर। कहीं ना कहीं शायद प्राइजेस उसके कारण बढ़े, रिटर्न का प्रेशर रहा चीजों पर। तो उसी मुद्दे को आगे हम बढ़ाते हुए अरविंद जी और पंकज जी दोनों यहाँ पर हमारे साथ है। पंकज जी, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि काफी सारा मनी डिप्लॉय हुआ, लेकिन फिर भी ये होता गया कि जो कीमत है वो लोगों के बजट से दूर होती चली गई। बिल्कुल। और अगर आप देख लीजिए इस पीरियड में हमारा जो है ना कंस्ट्रक्टेड स्टॉक कम हुआ, और उसको मैं सीधे बोलूँगा कि शायद पैसा आया, लैंड खरीदी, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, और कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है, और प्री सेल्स होता था, बिल्डर बेच देता था और इन्वेस्टर्स को माल बेचता था, तो वो प्राइस अपने आप बढ़ता रहता था, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्टर से पैसा लिया है, वो भी 20-25% की फिक्स्ड IRR के ऊपर होता, तो ये कारण से प्राइस बढ़ते रहे। लेकिन मेरा जो मुद्दा ये मैं उठा रहा था कि एक तरीके से अगर हम कॉजलिटीज़ देखते हैं कि जो अप्रूवल डिले है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 8 सिटी के अंदर आज की जो करंट सप्लाई है वो करीब 1800 मिलियन की सप्लाई है, और करीब 42% ऑफ ये सप्लाई जो है ये डिले पे चल रही है, जिसको अगर आप ट्रांसलेट कीजिए 2000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, तो ये 1.4% ऑफ GDP पड़ता है। तो एक तरीके से कुछ हद तक जो है अप्रूवल की वजह से, जो डिले की वजह से हुआ, और इकोनॉमिक स्लो डाउन को हम कुछ हद तक ये बोलते हैं कि रियल एस्टेट का स्लो डाउन इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से नहीं, कॉजलिटी अदर वे राउंड है। शायद रियल एस्टेट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जो डिले नहीं हुआ है, करीब GDP का कितना परसेंट? 1.4% आपने बताया। तो अरविंद जी, क्या सिर्फ एफडीआई का पैसा ले आना बड़ी बात होगी, या एफडीआई के लिए नियम आसान कर देना एक उपाय होगा, या आपको नीचे से, जैसा कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज जीडीपी का आपका सिर्फ इसलिए बेकार हो रहा है क्योंकि आपके अप्रूवल प्रोसेस में ही बहुत खामी है, तो आपको नीचे से शुरुआत करनी चाहिए कि पहले आप अपना अप्रूवल प्रोसेस दुरुस्त करें, उसके बाद आप सोचें कि एफडीआई को लेकर आते हैं? देखिए, ये ना बड़ा कठिन डिबेट हो सकता है कि पहले किसको टैकल किया जाए। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन में हम नहीं रहे हैं। इकोनॉमिक जो स्लोडाउन था या जो डेड सिचुएशन थी वो 2008-9 में थी, उसके बाद से तो लगातार सुधार होता ही आया है। बड़ी मुश्किल ये है कि हम एफडीआई का जो पैसा ला रहे हैं वो कई जगह जाके कई प्रोसेस में अटकता है। एक तो मिसयूज, जैसा पंकज ने कहा कि वो आया किसी नाम से लेकिन वो लैंड में या किसी दूसरे कैमोफ्लेज तरीके से कहीं और चला गया, और दूसरा ये अप्रूवल प्रोसेस की वजह से उसका ठीक डिप्लॉयमेंट नहीं होता। बात यह है कि किसको सुधारा जाए, या तो एफडीआई बंद कर दें, अप्रूवल सुधारने लगें, क्या ये सही तरीका होगा? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप किसी भी काम को इस तरह नहीं शुरू कर सकते कि पहले उसके सोर्सेज को बंद कर दें, पहले अपने सारी मशीनरी ठीक कर लें, तब होगा।
आपको ये दोनों काम साथ साथ करने होंगे, क्योंकि अगर आपने बंद कर दिया तो ये देखिए ये ग्लोबल पैसे होते हैं। नहीं, बंद करने से तात्पर्य यही था कि आपकी प्राइमरी फोकस होनी चाहिए कि आप अपने अप्रूवल प्रोसेस को दुरुस्त करें और फिर एफडीआई को और बढ़ावा देने की आप अपने अप्रूवल प्रोसेस पे काम करें। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको बाकी काम बंद करने या रोकने पड़ते हैं। अप्रूवल प्रोसेस इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल विल। तो अगर आप पॉलिटिकल विल है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, तो आप इसको जरूर ठीक कर सकते हैं, वो हो जाए। और साथ में इस पैसे को आप लगातार अपने अंदर बुलाते रहें। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कैपिटल आने से आउटपुट खराब हो जाता है। आउटपुट खराब होता है तब जब आपके कैपिटल आने के बाद से बीच की प्रोसेस में वो ठीक से उसका यूज नहीं होता। तो अगर आप कैपिटल आता है, आने दें और इनवाइट करें कैपिटल, लेकिन उसको अच्छी तरह यूज करें। आप ग्लोबल इकोनॉमीज देख लीजिए, कहीं पर भी एफडीआई को हम कल्प्रिट नहीं मानते। किसी भी कंट्री में ले लीजिए, दुनिया की सारी जो बड़ी इकोनॉमिक इंजन्स हैं वहां पर सब जगह कैपिटल चाहिए, और एफडीआई तो चाहिए आपको, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं बल्कि सारी चीजों में लगता है। ये एक इंटरनेशनल बैलेंस का हिस्सा है। तो एफडीआई को मैं किसी भी तरह से कल्प्रिट नहीं मानता। एफडीआई आने के बाद आप उसका क्या करते हैं वो आपको तय करना है। और इसलिए आपका जो प्रोसेस का मुद्दा है वो बिल्कुल सही है कि आपको प्रोसेस ठीक करनी पड़ेगी, मार्केट की कंडीशंस ठीक करनी पड़ेंगी, और ऐसा बना के रखना पड़ेगा इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस कि लगातार लोग इन्वेस्ट करना चाहें। जिस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ रियल स्टेट ही नहीं, हमने कुछ और मुद्दे भी देखे हैं देश के अंदर जहां पर थोड़ा जो निवेशक हैं उनको वो बैकफुट पे चले गए कि क्या मैं इस देश में पैसा डालूं या ना डालूं। हालांकि वो हमारी इस चर्चा से अभी बाहर का विषय, लेकिन क्या इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऐसा है इस वक्त दोबारा से कि हमने नियम तो आसान कर दिए हैं लेकिन लोग आएंगे पैसा लेकर। और साथ ही बात करेंगे ब्रेक के बाद कि अफोर्डेबल में जो एक और कदम आगे बढ़ाकर डील दी गई है, क्या उसका फायदा वास्तव में अफोर्डेबल हाउसिंग को होगा और सस्ते घर मिलेंगे? ये बात होगी इस ब्रेक के बाद। वाह! अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या बहुत ऊंची होगी। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले दृढ़ निश्चयी फौलादी इरादों वाले लौह पुरुष, जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का स्पेशल एडिशन। बात हो रही है कि क्या एफडीआई के नॉर्म्स आसान करने से देश में रियल एस्टेट सेक्टर को वाकई बूस्ट मिलेगा। और हमने कहा था हम बात करेंगे यहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की। पंकज जी और अरविंद जी हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, आपके पास आता हूं। मैं कहूं कि एफडीआई के नियम आपने सरल कर दिए, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जिस तरह का हमने माहौल देखा देश के अंदर पिछले 2-3 साल में, एक थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, कई अलग अलग केसेस हैं, लेकिन क्या अब जब यह आपने ढील दे दी है, लोग तैयार हैं भारत के रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए? देखिए, आज भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। आज भी हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है, तो डिमांड का तो कोई अभाव हुआ नहीं है कहीं से भी। और ये बाहर वालों को भी दिखता है, और बाहर वालों को ये ज़रूर दिखता है कि इनएफिशिएंसी सिस्टम में रही, तो जो प्रॉमिस हुआ वो फुलफिल नहीं हुआ। कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशंस हो गया बाय द फंड मैनेजर, जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो उस हिसाब से डिलीवर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ी इमेज ख़राब की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो देश है और जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं टू क्लीन अप द होल सिस्टम, उसको देखते हुए ज़रूर लग रहा है कि अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है बाहर। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ मुझे ये जो अफोर्डेबल की बात आप जो कर रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक कॉस्टली कैपिटल फुलफिल कर सकती है। हाँ, क्योंकि जो अब नियम नए हैं उसके हिसाब से आपको कोई, अगर आप अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं 30% टोटल प्रोजेक्ट में, तो आपको ना तो मिनिमम कैपिटल की कोई वहाँ पर बंदिश है और ना ही मिनिमम बिल्टअप एरिया। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो ये था कि आप रियल एस्टेट में एफडीआई अलाउ करो, बात करना बंद कर दो कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग ये बना करके देने वाला है, क्योंकि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए चीपर कैपिटल की ज़रूरत है। उसके लिए आप ईसीबी लेके आइए, और या फिर आप कॉम्पिटिटिव बना दीजिए मार्केट में। आज आप बैंकिंग को जो है अलाउ नहीं करते लैंड परचेजेस के लिए, तो बिल्डर के पास और कोई चारा नहीं है, चाहे वो या तो एक्सटर्नल सोर्सेज से या वहाँ से पैसा उठाए या फिर
किसी ना किसी प्राइवेट इक्विटी या एफडीआई के थ्रू वो पैसा उठाए, और वो पैसा कॉस्टली होता है, इसके लिए वो उसका डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन अगर हम और पैसा बिल्डर को चाहिए लैंड परचेज करने के लिए, अगर बैंक लैंडिंग अवेलेबल हो जाती है तो कॉम्पिटिटिवनेस जो कैपिटल की हो जाएगी, वो एक्सपेक्टेशन भी कम कर देगी। आज अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर 15% या 16% से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है, चाहे वो लग्जरी सेगमेंट हो, चाहे वो अफोर्डेबल सेगमेंट हो, वो प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाता है। यहाँ पे आप एक ऐसा प्राइवेट इक्विटी या एफडीआई कैपिटल वाला बंदा बता दीजिए जिसकी एक्सपेक्टेशंस 20% से नीचे है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा समय कम है, हम इसको और आगे भी ले जाएंगे, कई और कार्यक्रम इस पे करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल अरविंद जी आपसे पूछूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, अब ये कहा गया है कि आपको 30% रखनी होगी तो आपको कोई नियम नहीं लगेगा, यानी एक कोशिश है शायद उस चीज को चेक करने के लिए कि सप्लाई अभी भी दूसरे सेगमेंट्स में ज्यादा है और जिस जगह डिमांड है वहां पर लोग बना ही नहीं रहे, तो ये एक दूसरे वे से हैंडल करने की कोशिश है क्या इस समस्या का? एक तरह से है। देखिए, ये तो बिल्कुल नोन बात है कि हमारी जो सप्लाई ज़्यादातर आ रही है वो एक सेगमेंट में आ रही है और अफोर्डेबल जहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है वहाँ नहीं आ रही है। तो ये बात तय है। ये कोशिश जो है 30% वाली, ये उसी को सॉल्व करने का एक तरीका है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होगा विपिन जी, हमारी स्थिति जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग तो हमारे यहाँ हमेशा से थी। हडको तो हमेशा अफोर्डेबल हाउसिंग ही बनाता था। हडको के जो बनाए हुए प्रोजेक्ट्स होते थे वो सारे आपके अफोर्डेबल रेंज में होते थे। लेकिन एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में और एक ओपन मार्केट इकोनॉमी में काम अलग तरह से होता है। ओपन मार्केट इकोनॉमी में अगर आपको कैपिटल लाना है, कैपिटल लाता है, तो कैपिटल महंगा आएगा। वो कैपिटल महंगा इसलिए भी आता है, पंकज ने इसकी बात की कि इनएफिशिएंसीज हैं। इनएफिशिएंसीज होती हैं तो हायर रिस्क होता है, हायर रिस्क होता है तो महंगा कैपिटल आता है। अगर आप इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करेंगे तो कैपिटल सस्ता हो जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर लगाना है तो उसके लिए कुछ अलग जरिए रखने पड़ेंगे, जैसा ये क्लॉज आपने बताया 30% वाला, ये उसकी कोशिश है। दूसरा मुद्दा ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए जो 60% जिस चीज की वेट होता है वो होता है अच्छी क्वालिटी के और सस्ते फंड्स का। सस्ते फंड्स बाहर से भी आ सकते हैं, ये एक गलतफहमी होगी सोचना कि बाहर से आने वाला फंड हमेशा महंगा आएगा। लेकिन वो फंड सस्ता तब होगा जब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेटअप में इनएफिशिएंसीज को, अनसर्टेनिटीज को आप खत्म करेंगे। इनएफिशिएंसीज खत्म कीजिए, उस कैपिटल को सेफ बनाइए, कैपिटल सस्ता आता है। यूएस में इंटरेस्ट रेट आपको 2% होता है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट 10% होता है। वो इनएफिशिएंसीज का ही एक प्रतिबिंबित करता है। राइट। तो एक लाइन में अगर मैं एक निष्कर्ष निकालना चाहूं तो वो यही निकलेगा कि आपको एफडीआई से भी मदद मिलेगी। जरूरी नहीं कि उससे आप महंगा घर बनाएंगे या उसके बदले में आपको महंगी रिटर्न्स देने पड़ेंगे, लेकिन आपको अपनी इनएफिशिएंसीज पे काबू पाना पड़ेगा, अपने सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा, और तभी आप उम्मीद करेंगे कि आपको वो चीपर कैपिटल मिले जिससे आपका सस्ते घर का सपना पूरा हो सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज।